अतपरत्वे एचः इति वक्तव्यं, तपरत्वे तु ऐचः इति। ऐचोर विश्लिष्टावर्णत्वात् संश्लिष्टावर्णौ अर्धेकार अर्धोकारो न भवतः। अब व्याख्याकार थोड़ा और आगे चल रहे हैं, जो भाष्यकार मतलब उतना उसमें नहीं जा रहे। तो प्रदीपकार कहते हैं कि सूत्रारंभम प्रति न कश्चित विशेष, मतलब सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा। एच को क्या ह्रस्व हुआ करे, ये सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा। बस उसमें इतना अंतर है कि अतपर वाले पक्ष में हमें, जब हम तपर नहीं कर रहे तब हमें एच ह्रस्वादेश जैसे का जैसा है वैसे का वैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एच एकार ओकार के स्थान में एक मात्रिक एकार ओकार दिखाए थे, है ना। अभी तक भाष्यकार की ओर से ये बात नहीं आई है कि ये एक मात्रिक एकार ओकार होते नहीं है, ये तो हमने अलग से अभी विचार कर लिया। भाष्यकार की ओर से तो ये बात नहीं आई ना अभी तक, एक मात्रिक एकार ओकार होते नहीं। तो यही मान रहे हैं कि एक मात्रिक एकार ओकार होने लगेंगे, उसको हटाने के लिए जो है वो, उसको हटाने के लिए हमें एच ह्रस्वादेश सूत्र बनाना चाहिए अतपर पक्ष में। ठीक है, तो प्रदीपकार यहाँ इतना दिखा रहे हैं कि अतपर पक्ष में इतनी सी बात है, सूत्र तो दोनों में ही बनाना पड़ेगा, एच ह्रस्वादेश। बस इतनी बात है कि अतपर रखोगे तो वहां 4 के 4 वर्ण, एच ह्रस्वादेश, एच में 4 गृहीत हो रहे हैं ना, ए ओ आई औ, चारों के स्थान पे जब ह्रस्व होता है तो ह्रस्व हुआ करे, ये कहने की आवश्यकता है। ठीक है, और यदि हम तपर कर रहे हैं तो तपर पक्ष में क्या आएगा, तो कह रहे हैं कि तपर पक्ष में जो है आप एच ह्रस्वादेश ना कह करके ऐच ह्रस्वादेश कह दीजिए। वहां पर ऐच, जिसमें कि ऐ औ दो ही हो, दो ही वर्ण हो केवल, उनको जब ह्रस्वादेश विधान करा, क्योंकि ये जो समस्या दिखाई है कि एक पक्ष में अकार एक पक्ष में इकार प्राप्त होने लग जाएगा, एक पक्ष में अकार एक पक्ष में उकार प्राप्त होने लग जाएगा, ये किन स्थानियों के स्थान में दिखाई है समस्या, ऐकार औकार के स्थान में दिखाई है, ए ओ के स्थान में नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ए ओ में जो वो अ ई प्रतीत भी होते हैं वो इतने ज्यादा संश्लिष्ट होते हैं कि उनको इस तरह से नहीं माना जाता कि एक मात्रा आकार की है एक मात्रा इकार की है, तो इसलिए स्थान में आकार इकार की प्राप्ति होने लग जाएगी। ऐसा नहीं दिखाया ना, वहां पे तो क्या दिखाया था, एक मात्रिक एकार प्राप्त होने लग जाएगा, एक मात्रिक ओकार प्राप्त होने लग जाएगा, ऐसी बात दिखाई थी। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एच ह्रस्वादेश सूत्र तो दोनों पक्षों में ही रखना पड़ेगा, बस उसका स्वरूप थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए प्रदीपकार के शब्द देखिए, सूत्रारंभम प्रति न कश्चित् विशेषः, दोनों ही पक्षों में चाहे तपर हो चाहे अतपर हो, सूत्रारंभ के प्रति तो कोई विशेष बात नहीं है। बस इतना ही अलग है दोनों में कि अतपरत्वे एच इति वक्तव्यम, अतपर वाला पक्ष रखोगे तो एच चारों के चारों वर्ण गृहीत होंगे, एच ह्रस्वादेश, जैसा सूत्रकार ने सूत्र रखा हुआ है वैसा का वैसा हमें रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और तपरत्वे तु ऐचः, और अगर तपरत्व कर दिया है आपने तो ऐच ह्रस्वादेश रखिए। क्यों, ऐचोर विश्लिष्टावर्णत्वात्, क्योंकि ऐच में जो अवर्ण होता है ना वो विश्लिष्ट अवर्ण है, वो थोड़ा पृथक शह दिखाई पड़ता है, मानो पृथक शह अवर्ण दिखाई पड़ता है, तो इसलिए जब उसके स्थान पे ह्रस्वादेश विधान करते हैं तो अ भी प्राप्त होता है, ई भी प्राप्त होता है, ऐसे। या औ जो है वो विश्लिष्ट अवर्ण वाला है, तो उसके स्थान पर जब आदेश विधान करने लगेंगे तो अ भी प्राप्त होगा, उ भी प्राप्त होगा, तो इसलिए वहां पर तपरत्व वाले पक्ष में ऐच ह्रस्वादेश, ऐसा कहिए कि ऐच के स्थान में जब ह्रस्व करना हो तो एक ही ह्रस्व होता है, ऐसा कहिए। और फिर कोई कहे कि वहां पर जो है वो ये जो आपके अभी तक भाष्यकार की ओर से एकार ओकार को एक मात्रिक के लिए निषेध नहीं किया, इसलिए व्याख्याकार ये बात लिख रहे हैं। आगे देखिए, ऐचोर विश्लिष्टावर्णत्वात्, ये तो बात पूरी हो गई। कह रहे हैं कि ये चूंकि ऐच में विश्लिष्ट अवर्ण है, पृथक प्रतीत होने वाला अवर्ण है, इसलिए संश्लिष्टावर्णौ अर्ध एकार अर्धोकारो न भवतः। ठीक है, कि कोई कहे कि आपने ये जो अति रई अति नौ में ह्रस्वादेश में प्राप्ति दिखाई, तो यहाँ पे ह्रस्वादेश में आपने ये पर्याय से अकार इकार अकार उकार की प्राप्ति क्यों दिखाई, आपने ऐसा क्यों नहीं दिखाया जैसे आप वहां पे चित्रगो में दिखा रहे थे, चित्रगो में दिखा रहे थे ना अर्धमात्रिक ओकार,
अर्धमात्रिक माने एक मात्रिक, अर्ध एकार, अर्धमात्रिक नहीं, क्षम्यताम, अर्धमात्रिक शब्द बोलोगे तो आधी मात्रा वाला हो जाए। अर्ध एकार, आधा एकार, आधा एकार या आधा ओकार माने एक मात्रा वाला, ठीक है। वो क्यों नहीं दिखाया? तो कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं दिखाया कि वो स्थानांतरतम से जो है वो अंतरतम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऐच विश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं और जो एकार ओकार हैं वो संश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं। चित्र गो में जैसे ओकार के स्थान में एक अर्ध ओकार की प्राप्ति दिखा रहे थे ना, वैसे ही जो है आपने ये जो आपका था अति नौ, वहां पे अर्ध ओकार की प्राप्ति क्यों नहीं दिखा दी? तो कह रहे हैं कि वो मिलते नहीं है आपस में। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो जो अर्ध एकार ओकार है वो संश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं, उनमें अ ई अ उ जो है वो बहुत अधिक आपस में संश्लिष्ट हैं, आपस में मिले हुए हैं। और जो ऐ औ है वहां पर वो विश्लिष्ट हैं, अ ई अ उ आदि। तो ये हेतु दे रहे। तो सूत्र तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा, लेकिन बस इतनी बात है कि हम अतपर पक्ष में करेंगे तो हमें चारों वर्णों के लिए कहना पड़ रहा है एचै ह्रस्वादेश। इसको थोड़ा सा और वो करके देख लीजिए। हमने सूत्रों में तपर नहीं किया, ए ओ ऐ औ में तपर नहीं किया चारों वर्णों को। तो माने कि एक मात्रिक की भी ये अच संज्ञा मान रहे हैं, त्रिमात्रिक आदि की भी मान रहे हैं, और सब जब अच हैं तो ये अच में गृहीत भी हो जाएंगे, है ना। ग्रहणक शास्त्र के अनुसार गृहीत भी हो जाएंगे अच में। तो जब हम तपर करने लगेंगे तो चाहे हमारे सामने उदाहरण जो है वो हमारा चित्र गो वाला हो, ए को तो ह्रस्व ने दिखाया है ना, आपके प्रकाशिका में भी हो सकता है कोई उदाहरण, पर अभी जो सामने हमारे उदाहरण है वो ए औ और ओ के ही हैं। एकार जिसमें अंत में हो ऐसा कोई उदाहरण दिखाया नहीं है। ये उदाहरण है अतिरी अतिनु उपगु, उपगु कह लीजिए या चित्रगु कह लीजिए, एक ही बात, ठीक है। तो तीन वर्णों के उदाहरण दिखाए हुए हैं और अतपर पक्ष मान करके चले हम। तो एक चित्रगो है हमारे सामने ओकार का, एक अतिरई है और एक अति नौ है, ठीक। अब जब इनको ह्रस्व करने लगेंगे कौन से सूत्र से? वही ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व करने लगेंगे। और मान लीजिए कि एच एक ह्रस्वादेश है नहीं, तो अतपर जब रख रहे हैं उस पक्ष में क्या स्थिति बनने लगेगी? जब ह्रस्व करने लगेंगे तो जो चित्र गो है ओकार, उसके स्थान में तो एक मात्रिक ओकार, अर्ध ओकार प्राप्त होने लग जाएगा, है ना। और जो आपका ये अति रई अति नौ है, इसको ह्रस्व करेंगे तो क्या होने लगेगा? अ और ई ह्रस्व पाने लगेंगे। ये दोष दोनों पक्षों में समान ही जा रहा है, अ और ओ ही ह्रस्व पाने लगेंगे ना, क्योंकि भले ही हमारे पास इस पक्ष में अतपर पक्ष में जब हमने ह्रस्व विधान किया ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से, तो हमारे पास ह्रस्व के रूप में 7 वर्ण आ गए, अ ई उ रील री और एक अर्ध एकार अर्ध ओकार, 7 वर्ण आ गए, है ना। तो इसमें से जब चित्र गो को ह्रस्व किया तो गो का जो ओकार है वो तो संश्लिष्ट अवर्ण उवर्ण वाला है, ठीक है। संश्लिष्ट अवर्ण उवर्ण वाला है तो उसके स्थान पर वैसा ही संश्लिष्ट अवर्ण उवर्ण वाला अर्ध ओकार प्राप्त होने लग गया, वहां पर ओकार प्राप्त होने लग जाएगा, ये समस्या है। लेकिन जब हम अति रई अति नौ के स्थान पे ह्रस्व करने लगेंगे तो उसके स्थान पर अर्ध एकार और अर्ध ओकार की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने प्रदीपकार को देखा था कि अर्ध एकार अर्ध ओकार ये संश्लिष्ट अवर्ण इवर्ण वाले हैं या संश्लिष्ट अवर्ण उवर्ण वाले हैं, और जो ऐकार औकार स्थानी के रूप में है वो तो विश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं। तो उनके स्थान पर जो दोष हम दिखाएंगे वो अर्ध एकार अर्ध ओकार प्राप्ति का नहीं दिखाएंगे, उनके स्थान पर तो फिर इन 7 आदेशों में से जो प्राप्त हैं उनमें से भी एकार ओकार तो होंगे नहीं, अन्य 5 में से कोई होंगे, तो अन्य 5 में से अ ई अ उ ये क्रमशः प्राप्त होने लग जाएंगे, पर्याय से प्राप्त होने लग जाएंगे, क्योंकि इन 2 में से किसी एक कोई एक ही आदेश हो उसके लिए हमारे पास निर्धारक हेतु कुछ भी नहीं है।
तो दोनों क्रमशः प्राप्त होने लग जाएंगे। तो दोष ये आ रहा है अतपर पक्ष में कि चित्र गो में ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, तो एक मात्रिक ओकार प्राप्त होगा, है ना, अर्ध ओकार प्राप्त होगा। और अति रई अति नऊ में जब ह्रस्व करेंगे तो वहां पे वही पर्याय प्राप्त होगा, एक बार अकार एक बार इकार, एक बार अकार एक बार उकार। ये अतपर पक्ष में दोष है, तो इसलिए अतपर पक्ष में हमें एचैक ह्रस्वादेशे बनाना ही पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि हमारे अभिष्ट आदेश हो जाया करे। माने चित्र गो में ह्रस्व ओकार ना हुआ करे, है ना, उकार हो जाया करे, उसके लिए हमें एचैक ह्रस्वादेशे बनाना पड़ेगा, अभी तक की जो बात चल रही है उसके अनुसार। और अति रई अति नऊ में भी इकार उकार वाला पक्ष रहा करे, ह्रस्व के रूप में अकार वाला पक्ष ना रहा करे, इसके लिए एचैक ह्रस्वादेशे बनाना पड़ेगा। तो ये तो अतपर पक्ष में बात हुई। अब तपर पक्ष में आ जाइए। जब तपर पक्ष होता है तो बस इतना ही अंतर है कि जो जैसे हमारे सामने उदाहरण वही है, चित्र गो और आपका अति रई अति नऊ, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से इनको हमें ह्रस्व करना है। अब अंतर केवल इतना आता है, जब हम ह्रस्व विधान करने लगते हैं तो हमारे पास ह्रस्व के रूप में कौन कौन से वर्ण आदेश के रूप में उपस्थित होंगे। वहां तो 7 हो गए थे क्योंकि अतपर थे वर्ण, है ना, तो ह्रस्व एकार ह्रस्व ओकार भी आ गए थे। यहाँ पे आपने तपर कर दिया है, तो ये जो लास्ट वाले 2 हैं अर्ध एकार अर्ध ओकार, ये नहीं आएंगे ह्रस्व आदेश के रूप में, अर्ध एकार अर्ध ओकार नहीं आएंगे क्योंकि आप सूत्र में तपर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ना तो एक मात्रिक एकार ओकार का अश्तु है, ना ही उनकी ह्रस्व संज्ञा है, तो इसलिए वो उपस्थित नहीं होंगे। बाकी 5 अ इ उ रील री, इनकी तो ह्रस्व संज्ञा है ना, तो ये ह्रस्व के रूप में, ह्रस्व आदेश के रूप में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अब एचैक ह्रस्वादेश सूत्र ना बनाएं आप, यदि ना बनाएं तो फिर क्या होगा, तो सबसे पहले चित्र गो के स्थान पे देखिए, चित्र गो के स्थान पे क्या आने लगेगा, नहीं, आ उ नहीं आएगा, यही कह रहे हैं। चित्र गो के स्थान पे, चित्र गो को समस्या के रूप में नहीं दिखाया ना प्रदीप कार ने, आ इ उ रील री इतने ही प्राप्त हैं, है ना। और ये जो चित्र गो का ओकार है ये आ उ संश्लिष्ट वाला है, इसमें आप जो है वो अलग करके नहीं देख सकते, आ उ को नहीं देख सकते ना, तो इसलिए उसके स्थान में अ उ नहीं प्राप्त होंगे। फिर क्या प्राप्त होगा, तो फिर जो है वो स्थानकृत आंतर्य ढूंढो आप। उ और ओ का स्थानकृत आंतर्य एक ही है, उ का स्थान क्या है, उ का भी ओष्ठ है और ओ का भी ओष्ठ ही स्थान है ना। तो स्थानकृत आंतर्य के कारण से, स्थानकृत आंतर्य के कारण से ओ के स्थान में उ हो जाएगा, तो इसलिए उसको दोष के रूप में नहीं दिखाया। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जब तपर पक्ष है तो हमें एचैक ह्रस्वादेशे बनाने की आवश्यकता नहीं, ऐचैक ह्रस्वादेशे बना देंगे। एच में 4 वर्ण आने थे, ऐच में 2 ही आने। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ए है, ए उसका तो कोई उदाहरण ही नहीं दिखाया, ओ का जो उदाहरण दिखा रहे हैं, और मान लीजिए यदि ए का कोई उदाहरण दिखा दे तो वहां पर भी ऐसी ही बात होती। ए का और ई का जो स्थान है वो मिलता, ई का स्थान भी इचु यशास्तालव्याः और ए का स्थान भी कंठ तालु, तो वो मिलता है ना। यदि कोई उदाहरण होता भी तो ए के स्थान में अपने आप से ही ह्रस्व करने से ई का विधान हो जाता, ओ के स्थान में ह्रस्व करने से अपने आप से ही उ का विधान हो जाता। अकार वहां पे एक पक्ष के रूप में आता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तपर कर्ण वाले पक्ष में हमें एचैक ह्रस्वादेशे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्रगु स्थल में दोष ही नहीं है। चित्रगु में अपने आप से ही अभिष्ट आदेश जो उ है वो हो जाएगा। और यदि अंतिम में ए वर्ण वाला भी कोई उदाहरण मिलता होता तो वहां पर भी अपने आप से ही ई वर्ण आदेश हो जाता होता। तो इसलिए वहां पे ए ओ को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें दोष नहीं आ रहा, ठीक है। एचैक ह्रस्वादेश सूत्र नहीं भी बनाएंगे, उसके बिना भी ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व विधान करेंगे तो अपने आप से इष्ट ह्रस्व वर्ण हो रहा है, इष्ट ह्रस्व वर्ण ही वहां आदिष्ट हो रहा है। तो इसलिए उसको एचैक ह्रस्वादेशे में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम अतिरई अतिनऊ को ह्रस्व करने जाएंगे
तो फिर वहां समस्या जस की तस है। 5 आदेश प्राप्त हो रहे हैं, 7 तो नहीं प्राप्त हैं। अर्धेकार अर्धोकार नहीं प्राप्त है, लेकिन अ ई उ रील री तो प्राप्त है ना। और यहाँ पे ये जो ऐ औ का अकार इकार है ये विश्लिष्ट है, विश्लिष्ट अवर्ण वाले वर्ण है ऐ औ। तो यहाँ जो है वो पर्याय से कभी अकार पाएगा स्थानांतरतमा के आधार पे, कभी इकार पाएगा, कभी अकार पाएगा, कभी उकार पाएगा। ठीक है, जब ऐसी प्राप्ति होने लगेगी तो ये अनिष्ट प्राप्ति है अकार की, आदेश के रूप में अकार की प्राप्ति अनिष्ट है, तो उसको हटाने के लिए ऐच इघ्रस्व आदेश बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में केवल कितना अंतर रहा, भाष्य प्रदीपकार ने दिखाया है कि एच इघ्रस्व आदेश मतलब हमें कोई विशेष सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा इष्ट की सिद्धि के लिए, लेकिन दोनों पक्षों में अंतर इतना ही है कि यदि अतपर पक्ष रख रहे हो तो एच इघ्रस्व आदेश, चारों के चारों वर्णों के लिए हमें इष्ट आदेश विधान करने के लिए सूत्र रखना पड़ेगा। और यदि आप तपर पक्ष कर रहे हो तो बस इतना आपको लाभ मिल सकता है कि आपको एच के स्थान में जो है वो ना कहना पड़े ऐच, ऐसा कहना पड़े ऐच इघ्रस्व आदेश ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी तक कितनी बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं। अब जिज्ञासु कहता है प्रत्याख्यायत एतत् ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात्। जिज्ञासु कहता है कि आपने ये जो हमें दोष दिखाया है ना कि तपर पक्ष में भी ये दोष आएगा ही, तपर पक्ष में भी ये दोष आएगा कि आपको ऐच इघ्रस्व आदेश कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐ औ के स्थान पे नहीं तो पक्ष में एक मात्रिक अवर्ण भी प्राप्त होने लग जाएगा जो आपको इष्ट नहीं है। ठीक है, तो जिज्ञासु कहता है कि नहीं, इसका खंडन हो चुका है। प्रत्याख्यायते तत् ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात्, क्योंकि देखिए आपने दोष कैसे दिखाया है तपर पक्ष में कि ऐ वर्ण औ वर्ण, क्या सिद्धांत मान के दिखाया है कि ऐ औ विश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं और वहां पे एक मात्रा अवर्ण की है, एक मात्रा इवर्णो वर्ण की है। तो इसलिए जब आप स्थानांतरतमः करने लगेंगे, स्थानांतरतमः के अनुसार आदेश करने लगेंगे तो क्रमशः एक बार पर्याय में अकार पाएगा, एक बार इकार, एक बार अकार, एक बार उकार, ऐसा आपने दिखाया है। लेकिन ये बात खंडित हो जाती है, क्यों? क्योंकि सिद्धांत रूप में ये स्वीकृत है कि ऐच में समान मात्रा नहीं है अकार इकार की या अकार उकार की, उनमें जो बाद वाला भाग है इकार उकार का वो ज्यादा है। ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात्, ऐच वर्ण जो है वो उत्तर भूयस्त्व वाले हैं, माने उनमें इकार उकार की अधिक मात्रा है अवर्ण की अपेक्षा। तो जब अवर्ण की कम मात्रा रह गई, इवर्ण वर्ण की ज्यादा मात्रा हो गई, तो जैसे ही आप अतिरई अतिनऊ को ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कराने जाएंगे तो फिर वहां तो स्थानांतरतमा के अनुसार जो है ई उ ही प्राप्त होंगे, अप्राप्त ही नहीं होगा। तो अ जब प्राप्त ही नहीं होगा तो फिर हमें तपरकरण पक्ष में ऐचः इघ्रस्व आदेश ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे थे कि ये दोष दोनों पक्षों में समान है, ये सूत्र हमें शुरू करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, तो जिज्ञासु कह रहा है कि तपरकरण पक्ष में तो हमें नहीं बनाना पड़ेगा ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात् के अनुसार, लेकिन अतपर पक्ष में तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो चित्रगो वाली समस्या भी है ना, चित्रगो में एक मात्रिक ओकार ना प्राप्त होने लग जाए, उसको हटाने के लिए। अब ये समाधान दोनों में ही हो गया, तपर पक्ष में भी अतपर पक्ष में भी, क्योंकि ये तपर पक्ष में किया तो अतपर पक्ष में भी तो ऐसे कैसे ही जाएगा ये समाधान, वहां पे भी अ उ क्रमशः प्राप्त नहीं होंगे, है ना। ये समाधान तो सबके लिए समान हो गया, इसका मतलब अतिरई अतिनऊ में तो समस्या है ही नहीं, समस्या कहाँ रह गई, केवल चित्रगो में। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कौन से पक्ष में, अतपर पक्ष में, और तपर पक्ष में तो चित्रगो वाली समस्या पहले से ही नहीं थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखें तो ये अच्छा एक एक वो ध्यान रखना पड़ता है आपको, तब सही चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जिज्ञासु प्रत्याख्यायत एतत् ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात् इति। प्रदीप देखिए, अर्धमात्रा अवर्ण से अध्यर्धमात्रा इवर्णो वर्णयोः ऐचोश्चोत्तर भूयस्तात् पे लिख रहे हैं कि ऐसा मान्य है कि अर्धमात्रा अवर्ण की है इन वर्णों में, और 1.5 मात्रा अध्यर्ध मात्रा, एक और आधी 1.5 मात्रा जो है वो इवर्ण वर्ण की है। सार्ध मात्रा बोलते हैं ना,
अध्यर्ध मात्रा कहिए, सार्ध मात्रा कहिए, एक ही बात। द्विमात्रिक ए और ओ हो, ऐ और औ हैं, द्विमात्रिक ऐ और औ। तो द्विमात्रिक जो ऐ है उसमें आधी मात्रा अवर्ण की और सार्ध मात्रा माने 1.5 मात्रा इवर्ण की, और औ जो है उसमें अर्ध मात्रा अवर्ण की और सार्ध मात्रा उवर्ण की। ऐसा भूयसा च व्यपदेशो मल्लग्राम वद इति इकारोकारो एव भविष्यतः। और कह रहे हैं कि एक न्याय है, भूयसा च व्यपदेशो भवति, जिसका भूयस्त तो होता है ना, उसके द्वारा ही व्यपदेश व्यवहार हो जाया करता है। जैसे इसमें प्रायः करके ये उदाहरण देते हैं कि कोई गांव है, उसमें सब प्रकार के, सब जातियों के, वर्णों के लोग रहते हैं, लेकिन मान लो ब्राह्मण वहां पर बहुसंख्यक हैं, तो ब्राह्मणों का गांव है ये, ऐसा कह देते हैं ना, ये गांव ब्राह्मणों का गांव है या ये गांव जाटों का गांव है, ऐसा कह देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% ब्राह्मण ही रहते हैं, उसके अतिरिक्त एक भी कोई दूसरा नहीं रहता, ऐसा नहीं है, और भी रहते हैं, लेकिन वहां पर आधिक्य से ब्राह्मण ही बसे हुए हैं, तो उसको ब्राह्मणों का गांव ऐसा कह दिया जाता है। तो यही न्याय है, भूयसा च व्यपदेशो भवति, भूयस्तु जिसका हो उसके द्वारा व्यपदेश हो जाता है, उसके अनुसार व्यवहार हुआ करते हैं प्रायः करके। उदाहरण दिया है ना मल्लग्राम वध, इन्होंने मल्लग्राम का उदाहरण दिया कि भाई ये पहलवानों का गांव है। अब उसमें ऐसा नहीं कि पहलवानों के अतिरिक्त और कोई नहीं रह रहे होंगे, वहां पर भी रह रहे हैं, लेकिन आधिक्य से मल्लग्राम ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इकार उकार के प्रसंग में भी होगा, ऐकार में औकार में भूयस्तु किसका हो गया, ईकार उकार का भूयस्तु हो गया। तो इसलिए उद्योत की अंतिम पंक्ति देखिए, तद्वारक भूयः स्थान साम्यादित्यर्थः, भूयस्तु के कारण से, इकार उकार के भूयस्तु के कारण से जब हम अतिरई अतिनऊ में ह्रस्व करने जाएंगे, तो जो इकार उकार का भूयस्तु है उसके कारण भूयः स्थान साम्याद, ठीक है, भूयः स्थान साम्य के हेतु से हम जो आदेश विधान करेंगे वो भी इकार उकार ही हुआ करेंगे, अपने आप ही अकार उकार, अपने आप ही अकार आदेश की प्राप्ति हट जाएगी। ऐसा समाधान जिज्ञासु ने दिखाया। अब समाधाता कहता है, यदि प्रत्याख्यान पक्षः इदमपि प्रत्याख्यायते सिद्धमेंगः सस्थानत्वादिति। समाधाता ने कहा कि यदि आप ये प्रत्याख्यान पक्ष को स्वीकार कर रहे हो, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् इस सिद्धांत को मान के प्रत्याख्यान पक्ष को स्वीकार कर रहे हो, तो इदमपि प्रत्याख्यायते, तो ये भी प्रत्याख्यात हो जाता है। क्या? जो आप कह रहे थे कि अतपर पक्ष में एच एक ह्रस्वादेश करना पड़ेगा, क्योंकि एच एक ह्रस्वादेश वहां पर भी एच में से जो अंतिम ऐच है वो तो हट गए, एंग ही बचा है ना। एंग में भी आपने क्या दिखाया था, एकार का तो कोई उदाहरण नहीं, ओकार में आपने दिखाया था चित्रगो के स्थान पे एक मात्रिक ना होने लग जाए, यही तो दिखाया था। तो समाधाता कहता है, यदि प्रत्याख्यान पक्षः इदमपि प्रत्याख्यायते सिद्धमेंगः सस्थानत्वात्, सिद्धमेंगः सस्थानत्वात् का अभिप्राय क्या है, देखिए प्रदीपकार, अर्ध एकार अर्धोकारो नस्तः, कि आप जो दोष दिखा रहे हैं चित्रगो के स्थान पर एक मात्रिक ओकार होने लगेगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से जब लगाएंगे, ठीक है, तो एक मात्रिक ओकार होने लगेगा, लेकिन एक मात्रिक ओकार तो होता ही नहीं है। यहाँ आई है ये बात, वो भी व्याख्याकारों के द्वारा। सिद्धमेंगः सस्थानत्वात् का अभिप्राय कह रहे हैं कि अर्ध एकार और अर्ध ओकार माने एक मात्रिक एकार ओकार होते ही नहीं है। जब होते नहीं है तो फिर स्थिति क्या बनेगी, तत्र तालव्य एकारः ओष्ठ्य ओकारः। फिर से देखिए, चित्रगो के स्थान में अतपर पक्ष में चल रहे हैं, चित्रगो के स्थान पर ह्रस्व आदेश की प्राप्ति करानी है। ह्रस्व कहते ही कितने आदेश प्राप्त हुए, 7 अतपर पक्ष में, अ ई उ रील री ए ओ। अभी तक ये दिखाया जा रहा था ना कि 7 आदेश प्राप्त होंगे, ए ओ भी प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहाँ आकर कहा कि ए ओ तो होते ही नहीं है, तो वो ए ओ हट गए, बाकी कौन बचे, 5। रील रिक होने नहीं है स्थान साम्य के कारण से, ठीक है। अब स्थान साम्य देखने जाएंगे तो चित्रगो के स्थान पे, ओकार के स्थान पे साम्य किसका है, उकार का ही है ना। क्या सूत्र है, ओ दौतौ कंठ्योष्ठ्यो, है ना। और ऊ का क्या सूत्र है, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः।
तो ये भी उकार भी ओष्ठ्य है। अ ई उ रील री में से देखोगे तो उकार ओष्ठ्य है और आपका ओकार कंठ्योष्ठ्य है। ठीक है, कंठ्योष्ठ्य है, तो ओकार जो है वो इस कारण ओकार के स्थान पर उकार होने लग जाएगा। कंठोष्ठ्य भी वहां पढ़ा हुआ है और कई शिक्षा के बहुत सारे अलग अलग जो है वो सूत्र भी प्राप्त होते हैं, उनमें ओकार को केवल ओष्ठ्य भी माना हुआ है, क्योंकि कंठोष्ठ्य कहते ही फिर वही बात आएगी कि अकार कंठ्य है, फिर उसको कर दो, है ना। तो पर जो है वो अकार, इनमें ये भी बात है कि ओकार में जो है वो मतलब अकार अलग हुआ दिखता नहीं है, विश्लिष्ट दिखता नहीं है, ये भी एक बात है। और दूसरा पक्ष ये भी है, प्रदीपकार जो दिखा रहे हैं, देखिए, तत्र तालव्य है एकार, एकार को कंठ तालव्य नहीं दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं, सीधे तालव्य एकार, और इसी तरह से ओकार को ओष्ठ्य ओकार। ये शिक्षा शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं वर्णों के उच्चारण के संदर्भ में। कोई कंठ ओष्ठ्य मानते हैं, कोई ओष्ठ्य भी मानते हैं केवल, तो ओष्ठ्य वाले पक्ष को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि ओकार ओष्ठ्य है, जो स्थानी है ओकार वो ओष्ठ्य है, और जो आदेश है उसमें से उकार वर्ण भी ओष्ठ्य है, तो अपने आप से उकार हो जाएगा। सस्थानत्वात्, सस्थान का मतलब क्या है, समान स्थानत्वात्। एंग में जो दोष आ रहा है, समाधाता दिखा रहा है कि यदि प्रत्याख्यान पक्ष है, यदि आपने तपर पक्ष में समाधान कर दिया, क्या मान करके, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात्, जो तपर पक्ष था वहां एंग में तो दोष था ही नहीं, ऐच में दोष आ रहा था केवल, और ऐच में भी आपने क्या समाधान कर दिया, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात्। तो ऐसा यदि आप तपर कर्ण पक्ष में मान रहे हो, तो हम अतपर में भी कहेंगे कि अतपर में भी ऐच में तो समाधान समान हेतु से हो गया, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् से ही हो गया ना समाधान, और जो एंग बचा रहा उसमें भी बात केवल ओकार की है, वो भी समाधान कैसे हो जाएगा, सिद्धम एंगः सस्थानत्वात्, क्योंकि एंग का भी सस्थान वर्ण हमें कौन प्राप्त हो रहा है, ओकार के स्थान पे उकार ही ह्रस्व प्राप्त हो रहा है। और जो आप बात कर रहे थे द्विमात्रिक ओकार के स्थान पर एक मात्रिक ओकार हो जाए, वो तो होता ही नहीं है, उस वर्ण का तो अस्तित्व ही नहीं है, सो वो पाएगा नहीं। और अन्य जो बच गए 5 अ ई उ रील री, उनमें से ओकार के स्थान पे स्वतः ही ह्रस्व उकार ही होगा। तो इसका मतलब हमें अतपर पक्ष में भी एच एक ह्रस्व आदेश सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही पक्षों में एच एक ह्रस्व आदेश का खंडन हो गया ना।